नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत चित्रांग नेट जेआरएफ की सीरीज में। अब की बार नेट जेआरएफ पार, उसी के साथ में हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस सीरीज को लेकर के। अभी तक हमने इसमें 15 से 20 क्लासें पढ़ ली हैं। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है जो कि महत्वपूर्ण ही क्वेश्चंस ज्योग्राफी के जो कराएंगे आपके इस दरिया से पार, उन सभी में बात करने के लिए मैं फिर से पुनः हाजिर हुआ हूँ आप सभी के बीच में। तो एक बार फिर सभी का आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। बिल्कुल जैसा कि दिख पा रहा है सभी का हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, तो आज हम जो पिछली कक्षा के अंदर 50 क्वेश्चंस किए थे उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 51वें क्वेश्चन के साथ में सॉल्व करने जा रहे हैं कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। जैसा कि आप सभी के सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 51, यानी आज हम सिर्फ इसे एक से ही मान के चल रहे हैं। ठीक है ना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक खंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था के जो अनौपचारिक खंड हैं वो इनमें से किससे संबंधित हैं, वो हमसे पूछा गया है। चलिए बताइए फटाफट से। जी हाँ, पहला क्वेश्चन किससे संबंधित है, तो बाजार में किस्म की अर्थव्यवस्था से। किससे? बाजार किस्म की अर्थव्यवस्था से। थोड़ा सा वही पुराना रवैया रखते हुए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक खंड बाजार किस्म की अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। किससे? बाजार किस्म की अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। याद रहे कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से हैं जिसमें पूरे असंगठित क्षेत्र के उद्यम, कृषि, स्वरोजगार, ग्रामीण मजदूर, कारीगर, विभिन्न पेशेवर कर्मी और अनियत काम करने वाले लोग आते हैं। तो ध्यान रखना आपके किससे संबंधित है, ये आपके अनौपचारिक खंड आपके संबंधित है उद्यम, कृषि, स्वरोजगार, ग्रामीण मजदूर, कारीगर और विभिन्न ऐसे पेशेवर जो अनुक्रमी हैं वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए इसी श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में रूबरू होते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लासें ये बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप सभी इनका आनंद भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो वो बताना। देखिए हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था का बाजार प्रकार। बिल्कुल अर्थव्यवस्था का बाजार प्रकार है वो आपके अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब अकुशल व अर्धकुशल श्रम शक्ति यानी कि कुशल और अर्धकुशल इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा अस्थायी तथा स्थिर आय, इनको भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका अनौपचारिक माध्यम नहीं होती। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसमें कृषि मजदूर से लेकर पटरी पर बैठने वाले व्यवसायी, घरेलू नौकर, साइकिल पैदल फेरी लगाने वाले वे सभी लोग सम्मिलित इसके अंतर्गत होते हैं। और देश के कुल उत्पादन यानी कि कुल जीडीपी की बात करते हैं तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हमें 60% देखने को मिलता है। लगभग 60% इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। किसमें? अनौपचारिक में। तो वापस मैं आपके लिए पुनः 3 को दोहरा देता हूँ कि अर्थव्यवस्था का बाजार का प्रकार है अर्धकुशल व कुशल श्रम शक्ति है, अस्थायी तथा अस्थिर आय है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 और 53 बेहद ही शानदार क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिसका। अब ये बताना है आपको कि जो नगरीय विकास है, कौन सा? नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन से देशों के लिए उपयुक्त है? तो हम बात करते हैं जब इसकी, तो ये कहा जाता है कि तुलनात्मक रूप से सरल अर्थव्यवस्था और स्थानिक सरल ढांचा है उन सभी देशों के लिए नगरीय विकास का जो प्राथमिक सिद्धांत है वो सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि जो आपका नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत है ये उन देशों के लिए या उन कंट्रीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट या सर्वाधिक उपयोगी है या प्रशंसक है जिसकी तुलनात्मक रूप से सरल और स्थानिक ढांचा देखने को हमें मिलता है। आगे चलते हैं हम
जनजातियों से क्वेश्चन है कि गोंडों का मुख्य व्यवसाय क्या है, जो गोंड जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है। तो बिल्कुल हम सभी को पता ही है क्या है, खेती करना, क्योंकि गोंडों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। और इनके निवास स्थान की बात करते हैं तो ये आपके एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपके एमपी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर देखने को मिलते हैं। और बात करें कृषि के साथ ये आखेट और पशुचारण भी करते हैं, लेकिन प्रमुखता से अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको तो कृषि को, माफ करना। अब ये कृषि तो करते हैं, तो कृषि के लिए ये आधुनिक हथियारों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, नहीं। तो ये औजार बहुत ही साधारण तथा भद्दे किस्म के होते हैं। इनके जो औजार हैं वो बहुत ही साधारण और भद्दे किस्म के होते हैं, यानी कि जो प्राचीनता हमसे चलते आ रहे हैं उन्हीं औजारों का ये प्रयोग करते हैं। आगे बात करूं पशु बलियां, ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलियां देते हैं। ऐसा करने से ये लोग समझते हैं कि खेती की पैदावार कई गुना होगी। देखिए जो गोंड जनजाति है सर्वाधिक, हमने अभी बात कर ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अंदर देखने को मिलती है। ये कृषि को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसके बाद आखेट देखने को मिलता है, और ये जो उपकरण प्रयोग में लाते हैं वो बहुत ही साधारण और भद्दे होते हैं, यानी प्राचीन होते हैं। इसके बाद में आगे बात करूं मैं, इसके बाद में बात की थी हमने कि जो ये सोचते हैं कि जैसे पशुओं की बलि दी जाएगी तो इससे देवी देवता प्रसन्न होंगे और वो इनकी जो पैदावार है उसको बढ़ाने में काम करेंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि किसी भी आप निर्दोष या मासूम की जान लेते हो, चाहे वो आपकी बकरी हो, भेड़ हो, तो ये अपने आप में बहुत ही कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है कि कैसे भगवान उनसे खुश हो सकते हैं क्या। देखो ये अपनी अपनी सबकी अलग आस्था है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भगवान इन सब में बिलीव नहीं करता, पर इंसान का स्वभाव है, मानता है, ठीक है। भगवान थोड़ी चाहेगा कि उसके देखो भगवान के सभी अंश हैं, तो फिर भगवान थोड़ी चाहेगा कि मेरे अंश को तुम नष्ट करो। चलिए आगे चलते हैं हम। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है, इनमें से हमें बताना है कि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा। देखिए सांस्कृतिक भूआकृति नहीं हो सकता है, सांस्कृतिक बिंदु नहीं हो सकता, क्षेत्र नहीं हो सकता, लेकिन सांस्कृतिक परिमंडल है वो क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्योंकि संस्कृति की संरचना के विशिष्ट भाग हैं, जिसमें सबसे छोटे तत्व को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं, सबसे छोटे को देखना सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। कई तत्वों को मिलाकर के एक समूह होता है। एक संस्कृति में अनेक संस्कृति तत्व समूह होते हैं। इसके अतिरिक्त कई संस्कृतियों में एक या एक से अधिक प्रेरक सिद्धांत होते हैं जो उन्हें विशिष्टता प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विशिष्टता प्रदान करते हैं। आवाज़ तो आ रही सभी तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि क्षेत्रीय विस्तार की सबसे बड़ा कौन सा होगा, आपका परिमंडल, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा होता है संस्कृति तत्व। उनसे मिलकर के आगे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और बेहद ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है हम सभी के बीच में। ये कि नूतन सीमा अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत जिन 3 अवस्थाओं के माध्यम से निर्धारित होती है उसका सही अनुक्रम बताना है। किसके बारे में पूछ रहा है, नूतन सीमा के बारे में। तो बिल्कुल नूतन सीमा जिन 3 से संबंधित होती है उन सभी की बात करें, पहले होता है नियतन, फिर होता है परिसीमन और फिर होता है सीमांकन। इसी के द्वारा नूतन सीमा जो अधिकांश स्थितियां हैं जिनके माध्यम से निर्धारित की जाती है उनका सही क्रम यही देखने को मिलता है कि सबसे पहले नियतन, फिर परिसीमन, फिर सीमांकन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। इनमें से ऐसा कौन सा है जो सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। जैसे शिशु मृत्युता, महिला साक्षरता, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। इसको तो हम बोल सकते हैं कि शुद्ध पेयजल की तो जो जनता का कल्याण है उसका सूचक माना जाता है। महिला साक्षरता को भी माना जाता है, शिशु मृत्युता को भी माना जाता है, लेकिन अपराध को क्या नहीं माना जाता, आपके सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। क्योंकि अपराध की कंडीशंस में हम देखते हैं अपराध कई तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। क्या उन सभी अपराधों से समाज के कल्याण की ओर हमारा समाज अग्रसर होता है? जी नहीं। उन सभी की वजह से हमारा समाज और आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे की ओर खिसकता है। और किसी भी राष्ट्र के लिए ये
बहुत ही बुरी बात होती है कि वहाँ पर अपराध प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि जितनी अधिक अपराध प्रवृत्ति होगी उतना ही समाज क्या होगा, सही प्रगति या सही दिशा में नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे सामने, निर्यात आधारित मॉडल के समर्थक कौन थे? निर्यात आधारित जो मॉडल था उसके समर्थक कौन थे? तो किसकी बात करते हैं हम? नॉर्थ की। किसकी? नॉर्थ की। ठीक है, क्योंकि निर्यात आधारित मॉडल के समर्थक डगलस सी नॉर्थ हैं। कौन है? डगलस सी नॉर्थ। कश्मीर की घाटी हिमालय में, कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपने निक्षेप जमा किए? जब हम पढ़ते हैं कश्मीर की घाटी में एक समतल घाटी देखने को मिलती है और वो जिसके द्वारा निर्माण किया जाता है वो आपकी कौन सी है? झेलम। किसके द्वारा? झेलम के लिए, जो अपने निक्षेप ला करके या अपने अवसादों को ला करके जमा कर देती है और इससे इस पट्टी का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक, चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस मैदान को निर्मित करने के लिए झेलम नदी ने अपने निक्षेप जमा किए, यानी कि जैसे ये नदी निकल के आई अपने साथ ये कंकड़ पत्थर या जो मिट्टी है उसको लेकर के आती है और इस पट्टी का निर्माण करती है। ठीक है, झेलम नदी बेरीनाग में स्थित शेषनाग झील से निकलकर बुलर झील में मिल जाती है। ये क्या होता है? बेरीनाग से स्थित शेषनाग झील में निकल करके किस में विलीन हो जाती है? बुलर झील में, और पुनः हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चेनाब में संगम करती है और फिर एक बार पुनः दबने के बाद फिर वापस पाकिस्तान के अंदर निकलती है। इस कश्मीर में इस नदी के माध्यम से परिवहन तथा व्यापार होता है। कश्मीर में इस नदी के माध्यम से क्या होता है? परिवहन और व्यापार होता है। कौन सी नदी है? हम झेलम की बात कर रहे हैं। ठीक, झेलम। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चले। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो बिल्कुल, यानी ये लिंग अनुपात के बारे में सीधी बात कर रहा है हमसे। तो किसकी बात करते हैं हम? केरल की। किसकी बात करते हैं? केरल की। ठीक है ना। और सबसे कम कहाँ का देखने को मिलता है हमें? हरियाणा का। देखिए, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्य जनगणना 2011 के अनुसार। सबसे अधिक की बात करें पहले पर, और जो टॉप पर है वो है केरल। कितने के साथ? 1084 के साथ में। सेकंड की बात करते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु 996। थर्ड की बात करते हैं आंध्र प्रदेश और 993 देखने को मिलता है। फोर्थ पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ 991, और फिफ्थ मेघालय की बात करते हैं 989। वापस याद रखना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। तो केरल के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है, तमिलनाडु में फिर सेकंड देखने को मिलता है, थर्ड देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, फोर्थ देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में, और फिफ्थ देखने को मिलता है मेघालय में। यहाँ से ही बात कर लें सबसे कम की, तो सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है हमें? हरियाणा के अंदर। चलिए, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना से, कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व दर्ज किया गया है? बिल्कुल, हम निम्नतम घनत्व की बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे अधिक घनत्व कहाँ देखने को मिलता है आपके राज्य या यूटीज़ में, तो कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली के अंदर। और अगर यूटीज़ में बात की जाती है सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर। अब राज्यों के बारे में बताना है तो सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना? 17। ठीक है, और बात करते हैं नीचे इनकी। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्यों की हम बात करें, सबसे पहले है आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17 और पहले स्थान पर। सेकंड पर आता है मिजोरम, मिजोरम में है 52। थर्ड स्थान पर आता है सिक्किम, सिक्किम में है 86। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, कैसा? कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं जिनमें घनत्व
घनत्व 100 से कम है, 100 से कम है। तो 100 से कम का वाले कितने आ जाएंगे हमारे पास में? 3। पहला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितना है? 17। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड कौन सा आ जाएगा? मिजोरम। और मिजोरम का कितना है? मिजोरम का देखने को मिलता है हमें 52। कितना? 52। थर्ड की बात करें तो थर्ड देखने को मिलता है सिक्किम, और सिक्किम का कितना देखने को मिलता है हमें? सिक्किम का देखने को मिलता है हमें 86। तो वापस से याद रखना, ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जिनके अंदर हमें 100 से कम घनत्व देखने को मिलता है? 3। कौन कौन से हैं आपके? अरुणाचल प्रदेश 17 के साथ, 52 के साथ में सेकंड पर मिजोरम, और थर्ड है आपके सिक्किम 86 के साथ में। ठीक है ना। तो ये 3 राज्य हैं जो 100 से कम घनत्व रखते हैं। चौथे की बात करें, चौथा है आपका नागालैंड 119, और पाँचवें की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश 123। वापस अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड और हिमाचल प्रदेश, ये 5 जो न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य हैं। ठीक है ना। इससे पहले हमने बात की थी अभी किसको लेकर के? अभी बात की थी हमने लिंगानुपात को। तो लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ देखने को मिला? केरल में। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि 1000 से अधिक किस राज्य में देखने को मिलता है? तो किसमें? केरल में देखने को मिलता है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। तो यहाँ से हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, जनघनत्व और लिंगानुपात। चलिए, अब इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में, भारत में लौह अयस्क के कुल उत्पादन का 80% प्रतिशत किन राज्यों से आता है? तो किन राज्यों से आता है वो हमें बताना है। 80% किससे आता है? कर्नाटक और उड़ीसा से। कितने से? कर्नाटक और उड़ीसा से। याद रखना, लौह अयस्क का 80% कहाँ पे आ रहा है? कर्नाटक और उड़ीसा से। ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं इसको? इसको याद रख सकते हो KR ऊर्जा, KR ऊर्जा, KR ऊर्जा, यानी कर्नाटक और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। बिल्कुल, मज़ा जब ही है जब आप पूरे अपने तन्मयता के साथ अध्ययन करते हो, अपनी पूर्णतः खुशी के साथ अध्ययन करते हो, जिससे बोझ भी नहीं लगे शिक्षा, और उसे करने में या पढ़ने में भी बहुत मज़ा आए। ठीक, तो थोड़ा सा बात करते हुए चलें लौह अयस्क को लेकर के। जैसे हमने बात की थी 85% कर्नाटक और उड़ीसा से प्राप्त होता है। कर्नाटक राज्य के प्रमुख लौह अयस्क के जो उत्पादक क्षेत्र हैं बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बीजापुर, धारवाड़ तथा दक्षिण कन्नड़ जनपदों से प्राप्त होता है। इसमें बेल्लारी हॉटस्पॉट तथा कुद्रेमुख क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। याद रखना, आपके ये कई बार पूछा गया है। कुद्रेमुख खान लौह अयस्क से संबंधित है और कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। इसमें केम्मनगुड़ी के लौह अयस्क को विजयनगर के इस्पात संयंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके केम्मनगढ़ी का लौह अयस्क है उसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है? विजयनगर के इस्पात संयंत्र में। वहीं हम उड़ीसा की बात करते हैं तो राज्य के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं मयूरभंज, गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़। उड़ीसा के कौन कौन से आपके? मयूरभंज, महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़। हमने वहीं बात की थी कर्नाटक। कर्नाटक में हमने देखा था कर्नाटक उड़ीसा ऐसे 2 राज्य हैं जो कि 85% से भी क्या अधिक हमें लौह अयस्क की प्राप्ति करते हैं या उत्पादन करते हैं। तो वहीं हमने कर्नाटक में देखे थे आपके बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बीजापुर, धारवाड़, आपके कुद्रेमुख की खानों से क्या है? विशेष उल्लेखनीय है। और एक केम्मनगढ़ी का जो लौह अयस्क है उसे विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र के अंदर उपयोग में लाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वैच्छिक बांध्यकरण जनसंख्या नीति किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? यानी स्वैच्छिक बांध्यकरण की जो जनसंख्या नीति थी वो कौन सी में लागू की गई थी? तो ये हमें देखने को मिलती है कौन सी में? तो ये देखने को मिलती है चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। क्योंकि इसको बोनस माना था आपके यूजीसी ने। बाद बाकी हम इसको पढ़ें कि स्वैच्छिक बांध्यकरण जनसंख्या नीति चौथी पंचवर्षीय योजना 59 से 74 योजना में लागू की गई। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस कार्यक्रम में छोटे परिवार के लाभ, परिवार नियोजन विधियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारियाँ,
परिवार नियोजन की सामग्री एवं सेवाओं की तुरंत उपलब्धियों पर जोर दिया गया था। और बात करें, यूजीसी ने इस प्रश्न को विलोपित करते हुए छात्रों में समान रूप से अंक प्रदान किया था। पर अभी कभी आ जाता है तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए थे। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उपमहाद्वीपीय में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र है। तो पहले तो सबसे पहले हम उपमहाद्वीप की बात करें कि उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं आपको कि आखिर इसे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। ठीक है, ये हम भारत का मैप, ठीक है, इतना ठीक है मान लेना आप, तो है ना, इतना अच्छा तो नहीं बना पर मान लेते हैं। जैसे हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर कौन सा देखने को मिलता है हमें, हिमालय। क्या देखने को मिलता है, हिमालय, हिमालय, ठीक है ना, ऊपर हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कौन सा, सुलेमान और किरथर। सुलेमान, वैसे सुलेमान तो देखने को नहीं मिलता पर किरथर देखने को मिलता है। कौन सा, किरथर। तो ये कौन किस में स्थित है, पाक में। किस में स्थित है, पाक में। जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं तो अफगानिस्तान की तरफ देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम म्यांमार की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कौन सा, अराकान योमा। कौन सा देखने को मिलता है, अराकान योमा देखने को मिलता है। वहीं हम नीचे की बात करते हैं, नीचे देखने को मिलता है आपका इधर तो अरेबियन सी, और इसी का भाग देखने को मिलता है इधर बंगाल की खाड़ी। कौन सी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो इसको लेकर के हम बात करें तो ऐसा क्षेत्र जो कि अपने आप में अलग थलग दिखाई देता हो, पूरी एशिया के अंदर पूरे अलग थलग दिखाई देने वाला क्षेत्र, यानी कि जो इसे भूतल से या जल से अपने आप में क्या करे, अलग करने का काम करे। उसमें हम देखते हैं कि इधर पाकिस्तान के अंदर किरथर सुलेमान श्रेणियाँ हैं, नीचे अरेबियन सी है और इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर की बात करते हैं हिमालय के द्वारा अलग किया जाता है, इधर अराकान योमा, और यहाँ पर और देख सकते हो आप पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। कौन सी, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। यहाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों के द्वारा भी इसे अलग किया जाता है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप। क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीपीय की श्रेणी दी जाती है। हालांकि इसके अंदर हम देखते हैं तो 7 कंट्रियाँ आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितनी आती हैं, 5 कंट्रियाँ। बात करें हम कौन कौन सी, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको पाक। ठीक, पहले इंडिया को ले लिया हमने, इंडिया 1, 2 पाक। तीसरे की बात करते हैं अफगानिस्तान, 4th पर बात करते हैं यहाँ पर आपका नेपाल, यहीं पर देखने को मिलता है भूटान। ठीक, 3, 4, 5, ये 5 कंट्रियां हैं जो कि इसमें महत्वपूर्ण देखने को मिलती है हमें। दक्षिण एशिया के अंदर जो उपमहाद्वीपीय भाग है उसके अंदर 5 तो ये महत्वपूर्ण देश हैं। अगर हम बात करें 2 और कौन से हैं, तो एक यहाँ पर देखने को मिलता है आपको श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में क्या हो जाते हैं, 6, और 7वां देखने को मिलता है हमें मालदीव। कौन सा, मालदीव से एक और फैक्ट याद रखना कि एशिया के अंदर सर्वाधिक नगरीकरण वाला अगर कोई देश है तो वो कौन सा है आपका, मालदीव। कौन सा है, मालदीव है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या है वो नगरीय रखता है। अब कभी क्वेश्चंस ये पूछ लेता है, 4 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास सामने, और ये ऑप्शन आता है कि इनमें से कौन सा है जो उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तब हमारे सामने अगर ऑप्शन हो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान या अफगानिस्तान, इनमें से कोई 3, और नीचे से दे दे श्रीलंका और मालदीव, तो उस स्थिति में हमें अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए इन 2 नीचे की कंट्रियाँ उनको हटा दिया जाएगा। वैसे हम बात करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड की, किसकी, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में कितने, एनसीईआरटी में 5 कंट्रियाँ लिखी गई हैं, यानी 5 देशों का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर आपके मालदीव और श्रीलंका का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर नहीं आता।
तो ये है कुछ क्षेत्र जो कि उपमहाद्वीपीय बताते हैं। और हम बात करें ये कौन से क्षेत्र में आता है, तो बात करते हैं एशिया में। अब एशिया में भी कौन से एशिया के अंदर आता है, तो आपके दक्षिण एशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। चलिए अपने पुनः क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उपमहाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र है, तो वो कौन सा देखने को मिलता है हमें, वो देखने को मिलता है कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। जब हम बात करते हैं इधर देखने को मिलता है पश्चिमी घाट और इधर है पूर्वी घाट, और इन सभी के भी नाम अलग अलग दिए गए हैं। उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट है, आपके इधर कोंकण तट है, इधर मालाबार तट देखने को मिलता है आपका, ठीक है ना। तो इन सभी के क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। थोड़ा सा पढ़े कि अनन्यवर्ती क्षेत्रों जैसे 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। क्या, भूमध्य रेखा से इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, ये तो कौन से हो गए नॉर्थ वाले, और ये कौन से हो गए साउथ वाले, 30 डिग्री ये है ना। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं, जिनकी औसत व्यास 640 किलोमीटर तक होती है। इनकी वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल देखने को मिलती है। ये चक्रवात कोरोमंडल तट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश पर भयानक विनाश उत्पन्न करते हैं। जब हम इधर देखते हैं तो आपके पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इस पर क्या करते हैं, ये भयंकर विनाश करने को देखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है क्या, उष्णकटिबंधीय जो अक्षांश है या अन्यवर्ती क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है, 30 डिग्री नॉर्थन और 30 डिग्री साउथन। इस वाले पार्ट को हम क्या ना बोलते हैं, अन्यवर्ती विस्तार। इसमें सबसे अधिक जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं 640 किलोमीटर वर्तीय परिधि के साथ में, वो किसको, आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता। यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि अरब सागर की जो मानसूनी शाखा है उसके द्वारा प्रभावित होने को नहीं मिलता। तो कौन सा है, पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो बिल्कुल पश्चिमी घाट तो इसके द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है ना। जब हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून की हमने बात कर ली, यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक, और यहाँ से प्रारंभ होने के साथ में ये आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखने को मिलता है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट की भी जब हम बात करते हैं तो इस वाले रीजन्स में अधिक बारिश देखने को मिलती है, जबकि इधर वाले रीजन्स में हमें कम बारिश देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में दक्षिणी घाट पर देखने को मिलती है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी इसकी बारिशता देखने को मिलती है, यानी कि प्रभावित होता है। लेकिन पंजाब का मैदान इससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि पंजाब के मैदान के लिए आपके यहाँ से अराकान योमा से टकराकर बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ से आपके ऊपर हिमालय से टकराएगा, हिमालय से टकराने के बाद में फिर पुणे आता है, ठीक है ना। तो ये इससे प्रभावित नहीं होता। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अरब सागर की मानसून की उत्पत्ति अरब सागर में होती है। जब यह भारत के तट पर पहुंचती है तो 3 शाखाओं में विभाजित होता है। अब कौन कौन सी हैं? पहली शाखा देखने को मिलती है पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश करती है। किस वाले रीजन्स में? तो आपके पश्चिमी मैदान में। थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे हम। यहाँ से क्या कहा गया है? 3 शाखाओं में। तो ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना। और इस वाले में कितनी? 250 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद जब ये नीचे उतरती है तब इसका तापमान बढ़ जाता है और इसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है। इससे दक्षिण के पठार वृष्टि छाया में बहुत कम बारिश होने को, मैंने अभी बात भी की थी कि इस वाले रीजन्स में, यानी जैसे ये ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ आएगा तो क्या होता है, इसमें आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, तापमान कम हो जाता है। इस वजह से क्या है, यहाँ पर कम बारिश देखने को मिलती है। इसी वजह से इसे पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यही कारण है कि इस क्षेत्र में मंगलौर में 280 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि बंगलेरू में केवल 50 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। दूसरी शाखा की बात करें, दूसरी शाखा नर्मदा तथा ताप्ती की घाटियों से होकर भारत के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश करती है।
जब हम नर्मदा ताप्ती की बात करते हैं तो यहाँ से करती है मध्य भारत में पहुँचती है, और तट के निकट कोई रुकावट न होने के कारण ये आंतरिक क्षेत्रों तक वर्षा करती है। और नागपुर में इन वर्षा के द्वारा 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके लिए कोई भी अवरोध का काम नहीं करता। इस वजह से क्या होता है, यहाँ निश्चिंत या अच्छी बारिश देखने को मिलती है। थर्ड की शाखा की बात करते हैं। इसकी तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली पर्वत के समानांतर जाती है तथा हिमालय की पहाड़ियों से टकरा करके पर्याप्त वर्षा करती है। ठीक है ना, तो ये 3 शाखाएं हमने देख ली। हाँ बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी के यहाँ पे भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थलाकृतिक मानचित्र विशिष्ट बिंदुओं की ऊंचाई किसके द्वारा इंगित की जाती है? किसकी? स्थलाकृतिक मानचित्र की विशिष्ट बिंदुओं की ऊंचाई किसके द्वारा इंगित की जाती है? तो हम सभी को पता है कि केवल स्पॉट हाइट, बिल्कुल, केवल त्रिभुज कर बिंदु, केवल बेंचमार्क, तो इन सभी के द्वारा की जाती है। किसकी बात कर रहा है कि जो स्थलाकृतिक मानचित्र है उसमें जो विशिष्ट बिंदु हैं उनकी ऊंचाई को किसके द्वारा इंगित कर सकते हो आप? केवल हॉटस्पॉट हाइट के द्वारा, हॉटस्पॉट हाइट के द्वारा भी इंगित की जाती है, त्रिभुजीकरण बिंदु के द्वारा भी की जाती है, और बेंचमार्क के द्वारा भी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही शानदार। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है, बताओ आप, हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा कहाँ स्थित है? तो जब हम बात करते हैं हिमालय की चौड़ाई की, तो ऐसे लेकर के ऐसे की ओर जा रहा है, यानी कि उत्तर में अधिक चौड़ा देखने को मिलता है, इसी के साथ में पूर्व की ओर क्या होता जाता है, संकरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक चौड़ा हिस्सा स्थित है। पढ़ा थोड़ा सा। जटिल भूगर्भिक संरचना बलित पर्वत, पूर्वगामी जल प्रवाह है तथा शीतोष्ण सघन वनस्पति हिमालय प्रदेश की विशेषताएं। कौन कौन सी? जटिल भूगर्भिक संरचना, बलित पर्वत और पूर्वगामी जल प्रवाह, शीतोष्ण सघन वनस्पति हिमालय प्रदेश की विशेषताएं। ये पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक विस्तृत है, यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलती है। ठीक, पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच है, यानी इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, 2400 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। ये पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति यूरेशिया तथा भारतीय प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुई थी। कैसे? यहाँ से कोई प्लेट आती है, यहाँ से कोई प्लेट आती है, जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो ये बीच वाला क्षेत्र है वो ऊंचा उठ जाएगा और क्या बन जाएगा, आपका पर्वत या पहाड़ी बन जाएगा। ठीक, क्योंकि अत्यधिक संपीड़न के कारण यहाँ पर परतदार चट्टानें अत्यंत मुड़ी हुई भ्रंशावस्था में मिलती हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय का सर्वाधिक चौड़ा हिस्सा दिखाई देता है। देखिए पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई में चौड़ाई में 160 से 400 किलोमीटर के बीच दिखाई देती है, यानी पूर्व में तो हमें कितने देखने को मिलते हैं, 160 किलोमीटर, और इधर आते आते कितनी हो जाती है, 400 किलोमीटर तक चौड़ाई हो जाती है। चलिए ये बोनस था, हम बात करेंगे इसकी आगे। क्वेश्चन पढ़ें। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं सर्वाधिक विकसित की, तो जो मैदान वाला क्षेत्र है वो सर्वाधिक विकसित माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसको थोड़ा सा व्याख्या करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये यूजीसी ने विलोपित किया था और सभी को क्या थे, समान रूप से अंक प्रदान किए थे। केंद्रीय क्षेत्र प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सर्वाधिक संसाधन दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। आपको याद रखना है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक का क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक तथा अन्य लोहे तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? यदि बिंदु ए समुद्र तल से 230 मीटर तथा बिंदु बी 570 मीटर ऊंचा है, ए की कितना कहा है, ए की बोल रहा है 230 मीटर, ठीक, और बी की कितना बोल रहा है 570 मीटर। दोनों के बीच क्षैतिज तुल्यता 2.2 किलोमीटर है,
तो इन दोनों बिंदुओं के बीच निम्नलिखित प्रवणताओं में से कौन सा सही है? तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो 17% का अंतर होगा, कितने का? 17% का अंतर होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट रहने वाला है। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 और कुछ उपकरण दिए गए हैं, इनको हमें मैच कराना है। जैसे कौन से देश की कौन सी सैटेलाइट है। तो हम स्पॉट की बात करते हैं तो किसकी है? फ्रांस की। किसकी है? फ्रांस। ठीक। जियोस की बात करते हैं, यूएसए की। और मीटर 3 है रशिया की। इनसेट भारत की। किसकी है? इनसेट भारत, मेट्रोर रशिया की, जियोस यूएसए की और स्पॉट फ्रांस की। आगे है एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि मानचित्र पर नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए, मानचित्र पर नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए कौन सी तकनीकी उपयुक्त नहीं है? तो वो हमें बताना है कौन सी तकनीकी उपयुक्त नहीं है। देखिए, जब हम किसकी नगरीय जनसंख्या, वृत्त की बात करते हैं, बिल्कुल है, गोला है और विभाजित वृत्त है, लेकिन हैशुअर उपयोगी नहीं है। क्योंकि हैशुअर तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि वृत्त, गोला और विभाजित वृत्त जनसंख्या के लिए उपयुक्त तकनीकी के रूप में काम किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, वो हमको बताना है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले कि समुच्च रेखी मानचित्र समान रेखा है, बिल्कुल। आगे सम्मान रेखा एक समान मान की रेखाएं, बिल्कुल समान रेखाएं एक समान मान की रेखाएं होती हैं। और बात करें समान रेखाएं तकनीकी प्रशासनिक सीमाओं को हमेशा ध्यान में रखती हैं, नहीं। आगे समान रेखा तकनीक सतत आंकड़ों के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल। समान जो रेखा है सम्मान, वो हमेशा सतत आंकड़ों के लिए उपयुक्त होती है। और समुच्च रेखी मानचित्र सम्मान रेखा है। और आपके बात करें सम्मान रेखा एक समान मान की रेखाएं होती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही का चयन करना है, ठीक है। इनमें से हमें विचार करना है और फिर सही कूटों को क्या करना है? चयन करना है। जैसे मरुस्थल, कच्छ तथा पहाड़ी क्षेत्र जनसंख्या के नकारात्मक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। सभी के सभी विचार करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे कि मरुस्थल, कच्छ तथा पहाड़ी क्षेत्र जनसंख्या के नकारात्मक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए बिंदु पद्धति श्रेष्ठ पद्धति है। बिंदु पद्धति को आयु तथा लिंग अनुपात दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। बिंदु मानचित्र को सममान रेखा मानचित्र में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अब इनमें से बताना है कि कौन से सही है, कौन से गलत है, ठीक। तो बिल्कुल हम बात करें पहले की, तो आपके मरुस्थल, कच्छ तथा पहाड़ी क्षेत्र जनसंख्या के नकारात्मक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि मरुस्थल है, कच्छ की खाड़ी है और हिमालय है, या जो पर्वतीय प्रदेश है उसके अंदर जनसंख्या हमें क्या देखने को मिलती है? कम देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, ठीक। आगे बात करूं मैं जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए बिंदु पद्धति, अभी हम बात करके आए हैं बिंदु पद्धति उपयोगी होती है, लेकिन बिंदु पद्धति आपके आयु और लिंग अनुपात को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये गलत कथन है। जबकि बिंदु मानचित्र को सममान रेखा मानचित्र में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ये भी कथन सत्य है। तो 1, 2 और 4, ठीक। इसके साथ ऑप्शन सी करेक्ट। आगे आपका वितरण में असमानता दर्शाने के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? वितरण में असमानता दर्शाने के लिए सर्वाधिक क्या उपयुक्त है? तो क्या है सर्वाधिक उपयुक्त? लॉरेंज वक्र। क्या है? लॉरेंज वक्र। वापस से याद रखना, वितरण में असमानता दर्शाने के लिए पूछ रहा है तो लॉरेंज वक्र ही आएगा। आगे आपका आंकड़ा समुच्चय 0, 50, 100, 100, 150, 200, 250, 450, 500 का सही ज्यामितीय माध्य क्या होगा?
तो बिल्कुल हम जब ज्यामितीय माध्य की बात करें तो क्या होगा इसका ज्यामितीय माध्य, बिल्कुल ऑप्शन डी यानी शून्य ज्यामितीय माध्य होगा। चलिए, तो ये कितने क्वेश्चन थे, ये हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आज के लिए, ठीक है ना। अब हम कल की कक्षा में फिर से पुनः देखेंगे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस पिछली कक्षा के अंदर रह गए थे। और आज के लिए भी मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। मिलते हैं कल नई कक्षा के साथ में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।